दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले बढ़कर 2 गुने हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके सामान्य लक्षण को आप किस तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं और साथ ही भारत को इसके लिए क्या करना चाहिए, इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, आज इन न्यूज में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सामान्य स्थिति को जान लीजिए। कैंसर का क्या मतलब होता है? कैंसर का सामान्य मतलब होता है कोशिकाओं में असामान्य रूप से होने वाली वृद्धि और विभाजन। तो असामान्य रूप से जब कोशिकाओं में वृद्धि होती है, विभाजन होता है, तो उसे सामान्यतः कैंसर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। जब हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं तो ये विशिष्ट कैंसर को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। ब्लैडर के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। अगर प्रोस्टेट की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है, विभाजन होता है, तो यहाँ पर ये कैंसरस ट्यूमर हो सकता है। और ये जब अगर ये बढ़ता चला जाए तो ये ब्लैडर से यानी आपके मूत्राशय से मूत्र के मार्ग को प्रभावित कर देता है, जिससे आपको किसी न किसी तरह से पेशाब करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसी से जुड़ी हुई ये पूरी समस्या है, यानी प्रोस्टेट कैंसर से। तो सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे आज, जिसमें ये कहा गया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2040 तक भारत में प्रोस्टेट कैंसर के मामले बढ़कर के 2 गुने हो जाएंगे। खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत में क्यों वृद्धि हो रही है, फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें प्रारंभिक जागरूकता और पहचान यानी डायग्नोसिस की आवश्यकता क्यों होती है, भारत को इसके लिए क्या करना चाहिए, और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके बीमारी संबंधी खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी विशेष रूप से भूमिका निभाती है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से भी ये विषय जुड़ जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। तो जो लैंसेट की रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि भारत में जो टोटल मामले डायग्नोज होते हैं प्रति वर्ष प्रोस्टेट कैंसर के, वो वस्तुतः 33,000 से 42,000 मामले हैं। और ये भारत में टोटल कैंसर के मामले जितने रिपोर्ट होते हैं उसका 3% को कवर करता है। साथ ही भारत में जो मामले सामने आते हैं उसमें से अधिकांश मामले अपनी एडवांस्ड स्टेज में होते हैं, उन्नत चरण में होते हैं। और उन्नत चरण में होने के कारण भारत में 65% मरीज जो हैं, पेशेंट्स जो हैं, वो इस कैंसर को सरवाइव नहीं कर पाते, यानी इससे उनकी मौत हो जाती है, जो संख्या 18,000 से 20,000 बैठती है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, लैंसेट कमीशन की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में वर्ष 2040 तक जो प्रोस्टेट कैंसर के मामले हैं वो 1.4 मिलियन से बढ़कर के प्रति वर्ष वो 2.9 मिलियन यानी 14 लाख से बढ़कर के 29 लाख तक 2040 में मामले हो जाएंगे, यानी लगभग 2 गुने मामले हो जाएंगे। इसी प्रकार से भारत के बारे में भी ये कहा गया है कि वर्ष 2040 तक भारत में प्रतिवर्ष जो मामलों की संख्या है वो 71,000 तक बढ़ जाएगी, जो वर्तमान में 33,000 से 42,000 तक है, यानी लगभग 2 गुने मामले बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि वस्तुतः भारत में इन मामलों को बढ़ने की कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र से ही प्रोस्टेट कैंसर जुड़ा हुआ है, और खास तौर से इसके जो मामले हैं वो विशेष तौर से 60 प्लस की उम्र में आते हैं। तो जैसे जैसे भारत में आबादी में वृद्धि हो रही है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती जा रही है, तो भारत में वृद्धों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और वृद्धों की संख्या अगर बढ़ रही है तो प्रोस्टेट के मामले भी ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं। साथ ही भारत में बड़े पैमाने पर जो कॉर्पोरेट स्वास्थ्य जांच का विस्तार हो रहा है उसमें प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन परीक्षण शामिल होते हैं, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन परीक्षण होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन परीक्षण वस्तुतः आपके रक्त में पीएसए एंटीजन के मात्रा का मापन करता है। और ये जो एंटीजन है, यानी एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई भी रोग कारक होता है।
या वो प्रोटीन के रूप में हो सकता है, वो लिपिड के रूप में हो सकता है, या आपके शरीर में बाहर से भी प्रवेश कर सकता है, वो वायरस के रूप में हो सकता है, बैक्टीरिया के रूप में हो सकता है। और इस रोग कारक से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये एक प्रकार का एंटीजन है। और इस टेस्ट में, प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन परीक्षण में, आपके रक्त में इस बात का मापन किया जाता है कि इसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की मात्रा क्या है, और इसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि अगर ये एंटीजन की मात्रा आपके रक्त में एक सीमा से ज्यादा है तो वो कैंसरस हो सकता है। तो इस टेस्ट के माध्यम से प्रोस्टेट ग्रंथियों में कैंसर ग्रस्त और साथ ही बिनाइन ऊतकों, बिनाइन ऊतक मतलब जो सौम्य ऊतक है, जो किसी प्रकार से कैंसर ग्रस्त नहीं है, दोनों द्वारा उत्पादित प्रोटीन का मापन किया जाता है। तो अगर इस तरह के टेस्ट की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि आप में प्रोस्टेट कैंसर के जो मामले हैं उनका डायग्नोसिस हो पाएगा और हमें वास्तविक संख्या पता लग पाएगी। इसका भी एक कारण बनता है कि भारत में प्रोस्टेट के मामले हमारे सामने ज्यादा आते हैं, ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास परीक्षण की एक पूरी प्रणाली खड़ी हो चुकी है। मुख्य जोखिम कारक क्या है? मुख्य जोखिम कारक जैसा कि आपको बताया गया, बढ़ती उम्र है, और साथ ही जेनेटिक्स का भी इसमें प्रभाव रहता है, यानी आनुवंशिकी का भी इसमें प्रभाव रहता है। अगर आपके परिवार में पहले से ही आपकी पीढ़ियों में इस बीमारी के लक्षण रहे हैं तो आनुवंशिक रूप से ये बीमारी आप में भी आ सकती है। इसमें कुछ कारक ऐसे हैं जो अतिरिक्त भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ये इसका खतरा आप में बढ़ जाता है। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, या आप खराब आहार का पालन करते हैं, या आपकी जीवन शैली नियमित नहीं है, नियमित जीवन शैली का प्रयोग नहीं करते, उसको सामान्य तौर से उसका पालन नहीं करते, आपका बॉडी क्लॉक बिगड़ा हुआ है, तो ये सारे कारक, फैक्टर अतिरिक्त कारक में शामिल हो जाते हैं और आपको इस तरह की समस्या बढ़ती उम्र के साथ हो सकती है। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि इसमें प्रारंभिक जागरूकता और पहचान जरूरी क्यों है। प्रारंभिक जागरूकता और पहचान इसलिए जरूरी है कि प्रारंभिक चरण में, यानी इसके अर्ली स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर के किसी भी प्रकार के कोई लक्षण सामने नहीं भी आ सकते, किसी भी प्रकार के कोई लक्षण सामने नहीं आएंगे तो इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाएगा। सामान्य तौर से एडवांस्ड चरण में, उन्नत चरण में ही इसके कुछ लक्षण सामने आते हैं, जैसे पेशाब करने में परेशानी होने लगती है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, वो कैंसर फैलने लगता है, तो आपकी हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, आपके सीमेन में, आपके मूत्र में रक्त आ सकता है। और इसलिए आपको नियमित तौर से पीएसए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे शहरों में भी आपको उपलब्ध हो सकता है। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की शीघ्र जांच की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का वृद्ध पुरुषों में आपको लक्षण दिखाई देता है कि वो बार बार पेशाब की समस्या से ग्रस्त रहते हैं, या रात के समय उनको बार बार पेशाब आता है, उनका जो मूत्र प्रवाह है उसमें किसी न किसी तरह की कमजोरी महसूस होती है, या मूत्र में दर्द या रक्त की समस्या रहती है, या प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि उनको महसूस होती है, उसका एनलार्जमेंट महसूस होता है, तो आपको तुरंत पीएसए टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके और अर्ली डायग्नोसिस के माध्यम से आपका इलाज संभव हो सके। इलाज में जो आप जानते हैं कि भारत में जो सबसे व्यापक किसी भी तरह के कैंसर का इलाज किया जाता है, उसमें रेडियोथेरेपी एक प्रमुख आम इलाज के रूप में देखा जाता है। रेडियोथेरेपी किस प्रकार से की जाती है? रेडियोथेरेपी में आपका जो भी हाई एनर्जी एक्स रेज है, हाई एनर्जी एक्स रेज या इलेक्ट्रॉन बीम या गामा रेज के माध्यम से, गामा रेज के माध्यम से जो विकिरण है, उन विकिरण को कैंसरस सेल को पर टारगेट किया जाता है और इनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो भारत में WHO के अनुसार प्रति 10 लाख लोगों पर एक मेगा वोल्टेज रेडियोथेरेपी यूनिट की सिफारिश की जाती है। लेकिन भारत को अगर इस पूरी शर्त का पालन करना है तो भारत को अतिरिक्त 600 इकाइयों की आवश्यकता है। रेडियोथेरेपी की पहुंच भारत में हाल ही के वर्षों में बढ़ी है, लेकिन ये जो पहुंच है ये वस्तुतः शहरी क्षेत्रों तक ही अधिक सीमित मानी गई है। सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों में आधुनिक रेडियोथेरेपी उपचारों के कवरेज में हाल ही में सुधार देखा गया है, लेकिन जो सबसे गरीब तबका है, सबसे गरीब वर्ग है, उसके पास प्रशामक रेडियोथेरेपी तक भी पहुंच बहुत कम है। प्रशामक रेडियोथेरेपी का क्या मतलब हुआ? जो पैलिएटिव रेडियोथेरेपी है, ये किसी रोग के मूल कारण का समाधान नहीं करती, लेकिन आपको इंस्टेंट राहत प्रदान करती है,
ताकि आपके दर्द में किसी न किसी तरह की कमी महसूस हो सके। साथ ही अंतिम चरण में दर्द से राहत के लिए ओपिओइड का उपयोग भारत में एक चुनौती बना हुआ है। चुनौती क्यों बना हुआ है? चुनौती बनने का कारण 1985 में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को विनियमित करने के लिए लाया गया कानून है, जिसके माध्यम से भारत में जो मॉर्फिन जैसे ओपियोइड है, जो दर्द निवारक दवाओं का एक समूह को अभिव्यक्त करता है ओपियोइड, और इसका एक महत्वपूर्ण रूप है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का जो उत्पादन है, चिकित्सा उपयोग है, ये 97% तक कम हो गया जब भारत ने 1985 में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को विनियमित करने का प्रयास किया। तो वर्ष 2014 में इससे निपटने का भी एक प्रयास किया गया और नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में संशोधन किया गया और मॉर्फिन की उपलब्धता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी इसकी उपलब्धता इतनी व्यापक नहीं है कि ये दर्द से, जो भी व्यक्ति एडवांस स्टेज में है, उसे दर्द से एक इंस्टेंट राहत मिलने में आसानी हो। इसलिए इसकी भी एक पहुंच को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही जितनी भी अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता है रेडियोथेरेपी यूनिट की, उनकी भी उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही भारत में जो लाइफ स्टाइल से संबंधित चुनौतियां हैं, चाहे मोटापे से संबंधित चुनौतियां हैं, जो अतिरिक्त कारक और धूम्रपान की समस्या है, उससे भी निपटने का प्रयास करना चाहिए। उसमें अवेयरनेस विशेष रूप से भूमिका निभाती है, यानी जागरूकता विशेष रूप से भूमिका निभाती है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन प्रश्न से पहले आपके लिए एक सूचना है। आप जानते हैं चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो और चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, आपकी तैयारी को बुनियादी रूप से मजबूत करने में एनसीईआरटी की विशिष्ट भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स का प्रारंभ करने जा रहा है। 29 अप्रैल से इसकी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं लाइव ऑनलाइन फॉर्म में, और एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अंत में एक प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को बढ़ाता या बढ़ाते हैं या है? ऑप्शन ए बढ़ती उम्र, ऑप्शन बी धूम्रपान, ऑप्शन सी खराब आहार और जीवन शैली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उनसे आप जुड़ सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।